जब हंटर्स एसोसिएशन के बेस्ट एजेंट्स अननोन पोर्टल के अंदर घुसे तो वो हैरान रह गए। एस रैंक मॉन्स्टर्स और डीमंस के ढेर एक अकेले नंगे आदमी ने मिटा दिए थे, जिसके पास जबरदस्त ताकत थी। वो आदमी इस दुनिया में 300 साल तक बंद रहा, लगातार लड़ता रहा और भी ज्यादा पावरफुल होता गया। और जब वो आखिरकार मॉडर्न दुनिया में लौट आया तो सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर्स भी उसके सामने कमजोर लग रहे थे। लेकिन कोई उसकी असल कहानी नहीं जानता था, एक ऐसी कहानी जो कई सदियों पहले शुरू हुई थी। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने खुद को एक नई दुनिया में पाया, जो बिल्कुल एक फेरी टेल जैसी लग रही थी। उसे ज्यादा देर नहीं लगा समझने में कि ये जगह टेक्नोलॉजी के मामले में अर्थ से काफी पीछे थी, लेकिन अपनी अलग सी चार्म रखती थी। जिस घर में वो आया था वो कोई गरीब झोपड़ी नहीं थी, बल्कि एक अच्छे खानदान का मकान लग रहा था। एक ऐसे आदमी के लिए जो मेहनत करते करते मर गया था और जिसका अर्थ पर कोई परिवार नहीं था, ये उसके लिए एक बड़ी इंप्रूवमेंट थी। सबसे खास बात थी वो औरत जो उसे गोद में लिए हुए थी, वो बच्चे की माँ थी। वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में ऐसी नरमी थी जो किसी का भी दिल पिघला दे। अगर ये जिंदगी यहां से शुरू हो रही थी तो उसने सोचा कि शायद अब उसे रोमांस के मामले में मुश्किल नहीं होगी। ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत ने आखिर उसे एक ब्रेक देने का फैसला कर लिया हो। 3 साल बाद उसके छोटे पैर हिलते हुए खिड़की के पार दुनिया देखने की कोशिश कर रहे थे, जब वो आखिर क्रेडल से निकल आया। जो उसने देखा उससे उसकी आंखें चमक उठी। बाहर की दुनिया उसके छोटे नजरिए से बहुत बड़ी और मैजिकल लग रही थी। लेकिन जैसे ही वो सब महसूस कर रहा था, मेड ने उसे पकड़ लिया और उसकी छोटी सी एडवेंचर खत्म हो गई। कुछ ही वक्त बाद उसने सब कुछ समझना शुरू किया और पता चला कि उसका परिवार सिर्फ अमीर नहीं था, बल्कि वो ग्रैंड डची का हिस्सा थे। पूरे किंगडम में उनका नाम मशहूर था। मालूम पड़ा कि ये छोटा लड़का कोई आम बच्चा नहीं था। वो और कोई नहीं बल्कि ग्रैंड ड्यूक ड्रोनियाना का बेटा था, लायन हार्ट किंगडम का, मतलब असली शाही खानदान। 8 साल बाद लियोन ने अपना लेवल बढ़ाया और स्वॉर्ड शिपमेंट में ट्रेनिंग शुरू की, सपना देखता हुआ कि वो किंगडम का नाइट बनेगा। उसके मन में ये भी सवाल आया कि क्या की या ऑरा जैसी चीजें इस दुनिया में मौजूद हैं। उसका मेंटोर सर गॉथिक एक लेजेंडरी होली नाइट था जो सीधा रॉयल पैलेस से आया था और उसने मास्टर का रोल अपनाया। गॉथिक को ग्रैंड ड्यूक ड्रोनियाना के बेटे को ट्रेन करने का सम्मान मिला था, लेकिन लियोन के लिए 14 साल का होना एक नाइटमेयर बन गया। गॉथिक एक इंसान के रूप में शैतान था, बिल्कुल असर नहीं होता था चाहे लियोन कितनी भी मेहनत कर ले स्पैरिंग के दौरान। नाइट बनने का मतलब सिर्फ तलवार चलाना नहीं था, इसका मतलब था खुद को क्वेस्ट्स के जरिए साबित करना और इज्जत से टाइटल कमाना। और अगर किसी को होली नाइट बनना होता तो उसे होली ग्रेल खुद चुनता और उसके सेक्रेड वाटर को पीना पड़ता। ग्रैंड ड्यूक ड्रोनियाना के वारिस होने के नाते लियोन सिर्फ लड़ना नहीं सीख रहा था, बल्कि उसे ये भी सीखना था कि एक दिन डची को कैसे संभालना है। सर गॉथिक का एक ही स्विंग हर बार लियोन को उड़ा देता था। होली नाइट बनने की ट्रेनिंग सिर्फ एक सक्सेसर बनने के लिए जैसे सजा लगती थी। और कई बार उसने देवताओं से इस मुश्किल से बचाने की दुआ मांगी, हालांकि उसका उन पर कोई विश्वास नहीं था। जब वो 16 का हुआ, एक थंडरस्टॉर्म में भीगा हुआ रास्ते पर था, तब उसने आखिरकार अपना क्वेस्ट एक्सेप्ट किया ताकि गॉडेस का ब्लेसिंग पा सके। जैसे ही उसने अपना पहला कदम उठाया, उसने दूर आग के शोले देखे और मदद की चीख सुनी। जब ऑर्क्स के झुंड गॉडेस का ध्यान खींचने आए तो सिर्फ तलवार चलाना काफी नहीं था, नाम बनाना पड़ता था, अच्छे काम करने पड़ते थे, तब जाके गॉडेस का नजर मिलता था। जब ऑर्क अटैक हद से ज्यादा बढ़ गया और सब लोग घिरे हुए थे, तब सर गिल्दास को बुलाया गया। इस अफरा तफरी में लियोन को अपनी तलवार चलाने के काफी मौके मिले। फिर भी उसने चीखते हुए ऑर्क्स पर हमला किया, उन्हें किंगडम की जमीन पर घुसने के लिए गाली दी। किंगडम के दुश्मन कम नहीं थे और हालात तेज हो रहे थे। जब लियोन 20 साल का हुआ, तब उसकी मुलाकात गॉडेस अरियाना से हुई, एक रोशन खूबसूरत देवी जो हकीकत में मौजूद थी। उसने लियोन को एक क्वेस्ट दिया ताकि वो अपनी इज्जत और विश्वास साबित कर सके। लियोन में बिना झिझक एक्सेप्ट कर लिया। सालों तक खुद को हद तक धकेलने के बाद लियोन ने आखिरकार होली नाइट का टाइटल हासिल किया।
उसके बाद लियोन ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी, ऑर्क्स का सफाया किया, गॉब्लिन्स को मिटा दिया और ईविल कल्ट्स को तबाह कर दिया। आखिरकार उसे वॉर नाइट का टाइटल मिला, जिससे उसे दूसरे नाइट्स को लीड करने का अधिकार मिल गया। उसने 7 लाख से ज्यादा ऑर्क्स को खत्म कर दिया। जब वो 35 का हुआ, लिविंग सेंट और डेमीगॉड आर्गन मैजेस्टी लायनहार्ट एम्पायर बुलाए गए आर्च डीमंस के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गया। ऑर्क्स के जाने के बाद डीमंस ने तबाही मचा दी और इंसानों को फिर से देवताओं पर भरोसा करने पर मजबूर कर दिया। लियोन ने उन बेवकूफ मैजिशियंस को गालियां दी जिनसे ये सब शुरू हुआ था। जब तक तख्त खाली रहा, एक नया होली नाइट चुना जाना था ताकि किंग लायनहार्ट की विरासत को आगे बढ़ाया जा सके। तब गॉडेस अरियाना ने लियोन ड्रोनियाना को बुलाया और उसने उनका कॉल एक्सेप्ट किया, कसम खाते हुए कि वो अपने लोगों को कभी निराश नहीं करेगा। इसके साथ ही लियोन ने गॉडेस अरियाना से सेक्रेट ट्रेजर लायन हार्ट प्राप्त किया और होली ग्रेल की रक्षा करने की कसम खाई। इसी तरह वो ड्रोनियाना का ग्रैंड ड्यूक और लायन हार्ट किंगडम का राजा बना। जब वो 80 साल का हुआ, तब तक उसने ऑर्क्स के खिलाफ 3 खूनी जंग देखी, एक टेढ़े हंचबैक से लड़ाई की जो आर्च डीमन बन गया था, और एम्पायर द्वारा मचाई गई अफरा तफरी को संभाला। एम्पायर के डार्क मैजिक स्कूल्स जब फिर से अपने गंदे एक्सपेरिमेंट्स करने लगे, तो लियोन ने उनकी बर्बादी का इल्जाम उन पर लगाया कि उन्होंने नॉर्दर्न कल्ट को एक्सेप्ट करके देवताओं से मुंह मोड़ लिया। उसका विश्वास था कि ये सब तब शुरू हुआ जब उन्होंने उन लोगों को हक दिए जो इसके लायक नहीं थे। गुस्से में लियोन ने नाइट्स को जंग के लिए बुलाया और अपना नजर कॉन्क्वेस्ट पर टिकाया। जब वो 96 का था, एक पागल आदमी ने जो अमर होने का सपना देखता था, कैपिटल में मास सुइसाइड करवा दिया। 3 मिलियन लोग मर गए सिर्फ लॉर्ड ऑफ केओस को बुलाने के लिए। लियोन अपनी होली स्वॉर्ड के साथ, जो अभी भी ऑर्क्स के खून से रंगी थी, अपने नाइट्स को लेके एम्पायर की तरफ बढ़ा। जब वो 121 का था, दुनिया तबाही के कगार पर थी। लियोन ने एरन से कहा कि अपने पिता पर गर्व करे, जो इज्जत के साथ मरा और ऊपर देवताओं में शामिल हो गया। फिर लियोन ने अपने नाइट्स को बुलाया और पूछा कि क्या वो सुन सकते हैं उन दुश्मनों को जिन्होंने उनके भाई छीन लिए। उस बेकार और अंधेरी जमीन में भी उसने उनके दिलों में हिम्मत के बीज बोया, उन्हें याद दिलाया कि इज्जत अब भी मायने रखती है। वो बुराई को होराइजन के पार फैलने से नहीं रोक सके, लेकिन गॉडेस, जो होली स्वॉर्ड, स्पीयर और ग्रेल की बैरर थी, आखिर तक उसके साथ रही। उस पल उन्होंने चार्ज किया। उस सर्दियों में लियोन की सेना ने धरती पर बिखरे हुए बिलियंस ऑफ डेविल्स के खिलाफ अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी। बारबेरियन स्लेव्स को मीट शील्ड्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया और सिविलियन नाइट्स जो स्पीयर्स और शील्ड्स लेके आए थे, वो ग्लोरियस नाइट्स के साथ इज्जत से शहीद हुए। सब देवताओं और होली टेम्पल्स के चुनिंदा थे। लियोन ने डीमंस और आर्च डीमंस को आखिरी सांस तक कुचल दिया, दिखाते हुए कि असली होली नाइट होना क्या होता है। 256 साल की उम्र में उसने आखिरी डीमन गेट तबाह कर दिया ताकि बची हुई गंदगी भाग ना सके। जब वो 300 साल का हुआ, लोगों ने एक चमकते हुए वॉरियर को देखा जिसने ग्रिम आर्च डीमन को एक ही वार में मार गिराया। जब उन्होंने पूछा कि वो कौन है, तो लियोन आगे बढ़ा जैसे एक उभरता हुआ सूरज और अपना परिचय दिया। मैं हूं किंग लियोन ड्रोनियाना लायनहार्ट, ग्लोरियस नाइट्स का नाइट और होली टेम्पल्स की इच्छा का बैरर हूं। उस साल नाइट किंग की वापसी हुई, बिल्कुल उस वक्त जब उसने हर आखिरी डीमन को मिटाकर अर्थलिंग से मुलाकात की। उसके बाद एक अजीब सा गेट सोल के बीचों बीच खुला, जिसे अनआइडेंटिफाइड ब्लैक क्लास थ्रेट के रूप में रैंक किया गया। कोरिया और ग्लोबल हंटर एसोसिएशंस ने बड़े गिल्ड्स को बुलाया ताकि वो उस पर रेड करें, लेकिन सब ने पीछे हटना बेहतर समझा क्योंकि अंदर का खतरा अननोन था। आखिर में गवर्नमेंट ने कोरियन हंटर एसोसिएशन को पहले भेज दिया, मतलब उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। अंदर जाके एसोसिएट मैनेजर हन हारी ने सबसे पहले जो देखा वो एक बिल्कुल नंगा आदमी था और उसका दिमाग उसी पर अटक गया। हेड मैनेजर किम जिन सू ने उसे एक कप कॉफी देकर होश में लाया। हन हारी ने बताया कि कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जिनसू को पहले से अंदाजा था। एक ब्लैक रैंक्ड डीमन गेट, एक ग्रेट डेविल, और फिर भी सब जिंदा लौट आए। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं था, सिर्फ उस एक आदमी की वजह से। हन हारी ने लियोन से पूछा, कहता हुआ कि वो गेट के अंदर बचा कैसे, क्या वो दूसरी दुनिया का सर्वाइवर है। पता चला कि कुछ लोग पहले भी गेट रेल्म से बचकर निकल चुके थे।
पिछले 30 सालों में इन गेट्स का एक पैटर्न था, या तो कोई मर चुकी दुनिया या तबाह हुई जगह। कभी कभी डीमन रेल्म के सर्वाइवर्स वापस आते थे, उनकी इनसेन स्ट्रेंथ के साथ, इसीलिए गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती और स्काउट करती थी। हनहारी ने लियोन में कुछ अलग देखा, उसे उसकी पोटेंशियल का एहसास था। जिनसू भी हैरान था, क्योंकि ए रैंक्ड हंटर्स अपनी जान जोखिम में डालकर हाई रैंकिंग डीमन से लड़ते हैं, लेकिन लियोन ने एक को एक ही वार में मार गिराया। जो मॉन्स्टर सी रैंक्स तक को हिला देता, वो उसके लिए कुछ भी नहीं था। फिर भी जिनसू थोड़ा परेशान था लियोन के रॉयल एटीट्यूड से, जैसे वो कोई पुराना राजा हो। हनहारी ने हंसकर कहा, शायद वो अच्छा इंसान होगा। लेकिन जैसे ही वो लोग पहुंचे, उन्होंने देखा लियोन मजदूरों पर चिल्लाता हुआ रीइंफोर्स्ड ग्लास तोड़ रहा था, जो मॉन्स्टर्स तक नहीं तोड़ पाते। तो इतना नाइस गाय भी नहीं था, ये जानवर तो एक जबरदस्त सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स रखता था। 15 मिनट पहले इंटेरोगेशन रूम में लियोन थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था। उसे याद था जब वो अपनी 20 में एक आदमी था जो ओवरवर्क करके मर गया, फिर एक नई दुनिया में पैदा हुआ, किंग और नाइट बना, एक सदी से ज्यादा रूल किया और 200 साल तक डीमंस को मारा। अब जब वो दोबारा अर्थ पर था तो खुश था कि उसे अब भी यहाँ की कुछ बातें याद हैं। उसने डिसाइड किया कि अपनी असली पहचान छुपाए रखे। आखिर एक लेजेंडरी नाइट किंग सुनने में एक ओवरवर्क्ड ऑफिस गाय से ज्यादा अच्छा लगता है। लियोन ने अपना रॉयल एटीट्यूड भी नहीं छोड़ा था। बॉल्ड एजेंट उसे संभाल नहीं पा रहा था, लेकिन लियोन सोचता रहा कि या तो वो कोई गवर्नमेंट का आदमी है जो हाँ में हाँ मिलाता है, या सिर्फ इज्जत देने की कोशिश कर रहा है। जब एजेंट ने ब्लैक गेट और लियोन के डीमन स्लेइंग स्प्री का जिक्र किया, तो लियोन ने उसे ठीक किया, गर्व से कहकर कि उसने सब ईविल स्पीशीज मिटा दी और नाइटली ऑनर को बरकरार रखा। फिर उसने एजेंट से मांगा कि वो उसका सेक्रेटरी बनकर उसकी ग्रैंड टेल लिखे। बॉल्डी ने कल्चरल डिफरेंस का बहाना बनाते हुए हां कर दी। लियोन ने इशारा किया कि रॉयल्टी को बेहतर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, मतलब वो भूखा था, और वो आदमी तुरंत खाना लाने दौड़ गया। लियोन सबसे ज्यादा ये जानना चाहता था कि उसके गायब होने के बाद दुनिया में क्या हुआ। बॉल्डी ने बताना शुरू किया कि सब 30 साल पहले हुआ, जब गेट्स दुनिया भर में खुल गए, मॉन्स्टर्स और डीमन से भरे हुए। बहुत नुकसान के बाद लोगों को समझ आया कि हर गेट का एक थीम होता है, और अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो डंजन अंदर से फट जाता है और तबाही मच जाती है। जैसे ही वो टॉपिक खाने पर शिफ्ट करता है, लियोन सोच में डूब जाता है। अर्थ के गेट्स और क्वेस्ट्स को अपनी दुनिया के डीमन इन्वेजन से कंपेयर करता है। उसे लगता है जैसे ये सब ह्यूमैनिटी को मजबूत करने का एक ट्रायल हो। फिर खाना आता है और लियोन उसके स्मेल से लगभग बेहोश हो जाता है। रिच बोन ब्रॉथ जो घंटों तक पका था, सही तरह से सीजन्ड, और साइड में क्रंची किमची। एक पुराने मजदूर के लिए ये कंफर्ट फूड था, लगभग पवित्र। लेकिन लियोन अपने रिएक्शन को दबाता है और बॉल्डी को डांट देता है, कहता है कि एक राजा के साथ इज्जत से बर्ताव नहीं किया गया। फिर से याद दिलाता है कि वो कौन है, लियोन ड्रैगोनिया लायन हार्ट, दूसरी दुनिया का नोबल, होली ग्रेल का गॉड चोजन गार्डियन, होली स्वॉर्ड और स्पीयर का बैरर। वो लाखों डीमंस का स्लेयर है, लॉर्ड ऑफ केओस, मैलिस और 300 साल की जंग का जीता जागता इतिहास। एक वक्त का हम्बल अर्थलिंग, अब वापस आया हुआ राजा जो मानता है कि ये दुनिया बर्बाद है क्योंकि इसमें विश्वास की कमी है। लियोन इसे अपना रॉयल फर्ज मानता है कि वो भटकते हुए लोगों को राह दिखाए। अर्थ पर लौटकर भी वो नाइट किंग का बोझ उठाए हुए है। जब उसे जूसी स्टेक सर्व की गई तो उसका गर्व अब भी बरकरार था। ये इज्जत परस्त आदमी देखकर जिनसू सोचता है कि ये उनके चिकन और ब्लैक बीन नूडल्स को कैसे पहचान गया। हनहारी सिर्फ इतनी खुश थी कि वो टी बोन स्टेक और 1993 की रेड वाइन एंजॉय कर रहा था। जिनसू ने हरी को इशारा किया कि क्वेश्चनिंग उसी करे, लेकिन हरी क्लियरली डरे हुई थी और लियोन के पुराने अंदाज में बोलने के तरीके से घबरा गई। जिनसू थोड़ा इरिटेट हुआ, उसे शक हुआ कि लियोन शायद हरी में इंटरेस्टेड है, खासकर जब उसने पहले उसे ब्रेव कहा था और उसे बाहर नहीं निकाला। हरी थोड़ा हिचकिचाते हुए अपने मैजेस्टी के रूम में झांकी और नरमी से पूछा कि क्या वो थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है।
लियोन ने मुंह साफ करते हुए उसे पहचान लिया, वही स्वॉर्ड्सवुमन जो पहले मिली थी, और उसे बैठने का निमंत्रण दिया, जिससे हरी का दिल गर्म हो गया। उसने पूछा कि क्या उन्हें खाना पसंद आया, तो लियोन ने शेफ की मेहनत और सिंसेरिटी की तारीफ की और उसे यकीन दिलाया कि उसका गुस्सा खाने पर नहीं था। उसका गुस्सा इस बात पर था कि उन्होंने एक राजा के साथ इज्जत से बर्ताव नहीं किया। उसने नरमी से समझाया कि एक फॉरेन रॉयल्टी के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, ये उनके देश की इज्जत दिखाता है। हरी घबरा गई, उसे एहसास हुआ कि उसने कितना बदतमीजी की है। लियोन ने सब कुछ माफ कर दिया, उसका नाम कंफर्म किया हरी है, और ये भी जाना कि डीमंस अब अर्थ पर तबाही मचा रहे हैं। तब हरी ने बताया कि उसका मिशन है लियोन को साउथ कोरियन हंटर एसोसिएशन और उनके देश में रिक्रूट करना। वो फॉर्मली पूछती है, क्या किंग लेओन एसोसिएशन ज्वाइन करने पर विचार करेगा? लेओन समझता है कि 21वीं सदी की इंटेलिजेंस वॉर का मतलब है अपने देश के लिए सर्वाइवर्स को स्काउट करना, चाहे जो भी वादे किए गए हों। उसे पता है अगर वो रुकता है तो उसे लड़ना पड़ेगा, लेकिन एक किंग किसी दूसरे देश की मिलिट्री में सर्व नहीं कर सकता। इसलिए लेओन फैसला करता है कि वो इस दुनिया में अपना खुद का नाइट्स ऑर्डर बनाएगा। हैरी उसके फैसले को समझकर सर हिला देती है, उसके पास ज्यादा बहस करने को कुछ नहीं था। बाद में जिंगसू कमेंट करता है कि ये अच्छा है कि लेओन किसी दूसरे देश या गिल्ड से प्रभावित नहीं हुआ। हैरी यकीन नहीं कर सकती कि एक एसोसिएशन जो गवर्नमेंट से जुड़ी है उसे उस जैसे आदमी के आगे झुकना पड़ रहा है। हैरी गुस्से से भर जाती है और बड़े गिल्ड्स उनके पैसे और पावर का इस्तेमाल करके सर्वाइवर्स को खरीदने पर डांटती है। जैसे ही जिंगसू फीनिक्स गिल्ड के बारे में कुछ कहने लगता है, जमीन हिलने लगती है। अचानक उन्हें एक डंजन ब्रेक का अलर्ट मिलता है हनुम प्लेन्स में। अगर डंजन ग्रेनरी के पास टूट गया तो डिमोनिक आउटब्रेक फूड प्रोडक्शन को डिसरप्ट कर सकता है। हैरी जानती है कि फीनिक्स गिल्ड का एस रैंक हंटर ली योंग वॉन एक ऑरेंज कलर्ड गेट को खत्म करने की क्षमता रखता है। जिंगसू को पूरा यकीन है कि ये लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। लेओन सब सुनकर समझ जाता है कि ये लोग मुश्किल में हैं। जब डंजन ब्रेक होता है, लेओन सोचता है कि ये क्रॉप्स को इन्फेक्ट करके उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए वो फैसला करता है कि डिएरा के कंट्रोल के बाहर वाले इलाके में खुद एक्शन लेगा। एक ब्लॉन्ड औरत हरा क्लोक पहने हवा में नाचती है एक बड़े सफेद कैसल के पास जब डंजन कोर में तबाही मचा रहा होता है। हंटर ली योंग वॉन, जो फीनिक्स गिल्ड का एस रैंक और गिल्ड मास्टर है, जिंगसू और हैरी को एंटर करते देख लेता है। जिंगसू यकीन से कहता है कि ये जर्क जानबूझकर डंजन ब्रेक होने दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका टैक्स एग्जेम्पशन गेट प्रॉफिट्स पर रिजेक्ट कर दिया गया था। रिजेक्शन के बावजूद भी फीनिक्स गिल्ड ने गेट्स के बाय प्रोडक्ट्स जैसे मैजिक क्रिस्टल्स और मॉन्स्टर मटेरियल से मैसिव प्रॉफिट कमाया। फिर भी ये कमीने 1 ट्रिलियन के टैक्सेस छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने फायदे के बाद भी इन्हें कभी कुछ काफी नहीं लगता। जिंगसू सोच भी नहीं सकता था कि ये लोग एक सिंपल रिजेक्शन के वजह से इतना नीचे गिर जाएंगे। हरी हंटर योंगवान पर चिल्लाकर याद दिलाती है कि 1 हफ्ता गुजर चुका है और डंजन गेट को बंद करना जरूरी है। योंगवान मुस्कुराता है एक बेपरवाह अंदाज में और कहता है कि हाँ, पर इंजर्ड कॉमरेड्स रेड के लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं। वो वादा करता है कि कल देख लेंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं देता। ये सुनकर जिंगसू और हरी दोनों गुस्से से भर जाते हैं। हरी खामोश नहीं रह पाती और योंगवान के पेट्रियोटिज्म पर सवाल उठाती है, जानती हुई कि अगर हनुम प्लेन्स इन्फेक्ट हो गया तो क्या हो सकता है। अचानक योंगवान एक खौफनाक हंसी छोड़कर हरी को पिछले साल के हादसों की याद दिलाता है और ठंडे लहजे में कहता है कि इस दुनिया में जस्टिस सिर्फ पैसा और पावर है। तभी एक फेमिलियर आवाज योंगवान को एक शालो पुराने सोच वाला जर्क कहकर बुलाती है। वो लेओन पर चिल्लाता है, लेकिन लेओन उसे लाइटली नहीं लेता और कहता है कि उस जैसे नीचे इंसान को एक किंग से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। योंगवान इंसल्ट सुनकर हैरान रह जाता है, खासकर इसलिए क्योंकि वो दुनिया के टॉप 20 एस रैंक हंटर्स में से एक है और टॉप 10 गिल्ड्स में से एक का गिल्ड मास्टर है। वो लेओन पर हाथ उठाने ही वाला होता है, लेकिन हरी तुरंत याद दिलाती है कि लेओन एक सर्वाइवर है। तुरंत योंगवान का लहजा बदल जाता है, वो झुककर रिस्पेक्ट दिखाता है। वो पूछता है क्या लेओन किसी ग्रे कलर्ड गिल्ड से है, लेकिन लेओन ऐसे छोटी बातों में दिलचस्पी ना रखते हुए सीधा जिंगसू पर ध्यान देता है और गेट का क्लियर समरी मांगता है। जिंगसू और हैरी सुकून महसूस करते हैं, खुश हैं कि वो उनके साथ हैं।
काम आगे बढ़ाने के लिए हरी समझाती है कि डंजन ब्रेक्स आमतौर पर जमीन के डिमोनिक एलिमेंट से इन्फेक्ट होने से शुरू होते हैं, जिससे क्रॉप्स उगना बंद हो जाता है। क्योंकि हनुम प्लेन्स एक की ग्रेनरी है, ये सिचुएशन क्रिटिकल है। इसको ठीक करने के लिए हरी कहती है कि उन्हें डंजन क्लियर करके जमीन को प्योरीफाई करना होगा। जब लेऑन सब समझ जाता है, वो हरी को ऑर्डर देता है कि बैकअप बुलाओ। वो जोर देता है कि अगले दिन वो खुद सिचुएशन हैंडल करेगा जब दूसरे ग्रुप का टाइम खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ भी करने से पहले लेऑन डिमांड करता है कि उसे नेशन के किंग से ऑफिशियल नोटिस ऑफ कंसेंट दिया जाए। तब तक वो एक्शन लेने से मना कर देता है। हैरी समझाने की कोशिश करती है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन लेऑन अपने प्रिंसिपल्स का पक्का है और कानून के मुताबिक चलने पर जिद करता है और कहता है कि तुरंत किंग को मैसेज भेजा जाए। इसी दौरान योंगवान विजिबली शेकन लगता है, जैसे किसी भूत को देख लिया हो। उसे यकीन हो जाता है कि लेऑन उससे भी ज्यादा ट्रबलसम है। प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिलने के बाद हरी सब कुछ सेट होने की खबर देती है। वो पूछती है क्या स्ट्रॉ डॉल्स वाकई जरूरी हैं, तो लेऑन समझाता है कि इन्फेक्टेड जमीन को प्योरीफाई करने के लिए प्रॉपर रिचुअल आर्ट्स जरूरी हैं। उसने 2 चीजों के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी, स्ट्रॉ डॉल्स और उन माओं के लिए जिन्होंने उन्हें बनाया। जब सब इकट्ठा हो जाती हैं, लेऑन उनका ध्यान मांगता है और कहता है कि अपने हैंडमेड डॉल्स पेश करें, जिससे एक अनोखी डॉल मेकिंग कॉन्टेस्ट शुरू हो जाती है। जज के तौर पर लेऑन उन अगली डॉल्स को हार्शली क्रिटिसाइज करता है, अक्सर औरतों को फेल कर देता है, हत्ता कि हरी को भी रिजेक्ट कर देता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिन्होंने बच्चे पैदा किए वो ऐसे भयंकर डॉल्स बना सकती हैं। आखिर में वो एक 80 साल की बुजुर्ग औरत को अप्रूव करता है जिन्होंने 12 बच्चे पाले थे। उसे एक ट्रू पेट्रियट कहता है। आमतौर पर वो मेडल्स और गिफ्ट्स देता, लेकिन इस बार सिर्फ उससे माफी मांगता है, जिससे वो शर्मा जाती है। बाद में लेऑन अप्रूव डॉल को हनुम प्लेन्स ले जाता है, जहां सब कुछ रेडी होता है। जब वो हार्वेस्ट डॉल को मदर ऑफ द लैंड को अर्पण करता है, योंगवान के लोग साइड से देख रहे होते हैं। अचानक एक पवित्र कप बूंदों से भर जाता है। सूरज उगा और लाल रोशनी आसमान में फैल गई। स्ट्रॉ डॉल अपने आप सीधा खड़ा हो गया, डिवाइन एनर्जी से भरा हुआ। फिर खुद मदर अर्थ, डेरा, जिंदगी और समृद्धि की देवी उस डॉल में उतर आई और सबको लंबी देर बाद नमस्कार किया, इस जमीन पर डिविनिटी के वापस आने की निशानी दी। लियोन डेरा को उसके डिवाइन ग्रेस के लिए प्रशंसा करता है और वो जवाब में कहती है कि ये जमीन अब बुराई और गंदगी से भरी है। वो सहमत होता है, कहता है कि कई विकेड बीइंग्स इस दुनिया में घुस आए हैं, लेकिन यहाँ कोई असली डिविनिटी मौजूद नहीं है, शायद उन नीचे और नापाक लोगों की वजह से जो असफल रहे। डेमीर कहता है कि लालच और नादानी हमेशा गुनाह नहीं होते, बल्कि इंसानी फितरत होते हैं। जब उससे पूछा जाता है, लियोन मानता है कि तलवारों के दरमियान अलग दिखना मुश्किल है, लेकिन उसका यकीन है कि एक सच्चा विजेता अपने फितरत में डिवाइन होता है। वो कसम खाता है कि वो नादान लोगों को बैलेंस्ड अथॉरिटी और ड्यूटी के जरिए गाइड करेगा, जब तक एक नई पैंथियन न उठ खड़ी हो। जब डेरा एक विश देने की ऑफर करती है, लियोन उसे कहता है, हे जमीन की देवी, हरा वस्त्र पहने हुए इस धरती को शुद्ध कर दो। खुशी से भरकर वो अपनी एसेंस से जमीन को आशीर्वाद देती है, वादा करती है कि अब जो भी इस धरती पर चलेगा वो लियोन का पालन करेगा। एक पवित्र बूंद गिरती है, जमीन को साफ कर देती है और लियोन सबको पुकारता है कि इस दुनिया को देखो जो अब डिविनिटी से स्पर्शित हो गई है। उसके लिए जिंदगी का असली मकसद पैदा करना और फलना है। लियोन आगे कहता है कि जन्म और समृद्धि साबित करते हैं कि उपजाऊ धरती एक जीती जागती डिवाइन प्रॉमिस की निशानी है। लेकिन यंगवान सबको होश में लाता है ये कहकर कि ये मैजिकली उगी हुई फसलें जहर हैं। ये बात लियोन को बुरा लगती है और वो नादानी को 2 बार बर्दाश्त नहीं करता। ठंडी हवा के साथ लियोन यंगवान से कहता है, अपनी गंदी जुबान संभाले। फिर भी यंगवान पीछे नहीं हटता और लियोन को स्कैमर साबित करने के लिए प्रूफ मांगता है। वो एक अप्रेजर भी बुला लाता है जो क्रॉप्स पर अप्रेजल मैजिक करता है और शॉक में जम जाता है। पता चलता है कि ये चावल एक रेयर ब्लेस्ड प्लांट है डेरा खुद से, जो अगर ठीक मात्रा में खाया जाए तो टियर 3 डिजीजेस को भी ठीक कर सकता है, कैंसर तक काम नहीं करेगा। पूरी भीड़ हैरान रह जाती है। जिंगसू तुरंत चीफ के घर से एक पॉट बुलवाता है, क्योंकि ऐसे मिरेकल फूड को इग्नोर नहीं किया जा सकता। पकाने के बाद एक ब्लू विंडो पॉप होती है जो दिखाती है कि जिंगसू को हर 1 मिनट में 8 घंटे की स्टैमिना और माना रिस्टोर होती है।
वो हिला रह जाता है, समझता है कि ये चीज तो लगभग 3 मिलियन वॉन के बॉटल जितनी कीमत रखती है। अचानक हरी अंदर आती है और कैजुअली कह देती है कि उसने क्यूरियोसिटी में एक कीड़ा खा लिया। जिंगसू उल्टी करने के करीब होता है, लेकिन फिर वो बताती है कि उस कीड़े ने उसे बफ दिया, जिससे वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। अगर डिवाइन एनर्जी वाकई हर जगह फैल गई है तो इसका मतलब है कि अब सब जिंदा चीजों में बफ्स हो सकते हैं। ये सुनकर जिंगसू तुरंत ऑर्डर देता है कि जितने ज्यादा कीड़े मिल सकते हैं सबको इकट्ठा करो ताकि गेट के लिए पूरी बफ्ड टीम तैयार की जा सके। हंटर एसोसिएशन का रेड टीम पहली बार इतना फायर्ड अप महसूस करता है। जब डेरा जाने को होती है, लियोन उसका शुक्रिया करता है उसके दिए हुए डिवाइन लव के लिए। उसका आखिरी मशवरा सिंपल होता है, पेट भरा रखो। जब हरी पूछती है इसका मतलब क्या है, लियोन वहां मौजूद नॉन बिलीवर्स को समझाता है कि एक मीनिंगफुल लाइफ और वर्ड्स डिवाइन पावर पर बनते हैं। फिर वो सबका ध्यान वापस गेट की तरफ ले जाता है जब सोल्जर्स खाना खत्म कर लेते हैं। इसी बीच यंग वान गुस्से से उबल रहा होता है, कहता है कि एक सर्वाइवर उसके प्लान्स खराब कर रहा है। वो सोचता काश लियोन मर जाता तो गवर्नमेंट मजबूर हो जाती उसकी रिक्वेस्ट अप्रूव करने के लिए। तब उसके जहन में एक आइडिया आता है। वो अपने लैकी से कहता है, टेंशन मत लो, गेट पहले से आधा क्लियर हो चुका है। सिर्फ एक ए रैंक हंटर हानहरी के साथ वो सोचता है कि लियोन बस एक लकी सपोर्ट टाइप आदमी है जिसमें असली कॉम्बैट स्किल्स नहीं है। यंग वान के जहन में कोई शक नहीं कि वो लोग सिर्फ बेसिक मूव्स के साथ अंदर के मॉन्स्टर को हरा नहीं सकते। लियोन अपने अर्थली ट्रूप्स के साथ गेट में घुस जाता है और तुरंत समझ जाता है कि ये गेट्स तभी बंद होते हैं जब फाइनल बॉस मारा जाए या मेन क्वेस्ट कंप्लीट हो। उसे ये सेटअप पसंद आता है। हरी ने ये नहीं बताया था कि ये डंजन्स आमतौर पर एक साथ हमला करते हैं। वो लोग एक जली हुई स्केलेटन देखते हैं, शायद कोई जो उनसे पहले फेल हुआ, और महसूस करते हैं कि डंजन मॉन्स्टर से भरा हुआ है। जब पूछा जाता है, हरी बताती है कि मॉन्स्टर्स को मारने से उनकी तादाद कम होती है, लेकिन अनडेड जैसे स्केलेटन्स, ज़ॉम्बीज या डीमंस के साथ वो तब तक वापस आते रहते हैं जब तक फाइनल बॉस को नहीं मारा जाता। लियोन समझ जाता है कि यहां से निकलने का एक ही रास्ता है, बॉस को हराओ। हरी शक करती है कि एक नेक्रोमैंसर इस स्केलेटन आर्मी के पीछे है। अचानक एक रेड अलर्ट हरी को डंजन ब्रेक की वार्निंग देता है। सबके पास सिर्फ 3 घंटे का वक्त बचा है। मिशन है कमांडर नाइट डलहान को हराना, जो अपनी सेना के साथ मार्च कर रहा है। लैकीज को ठंडी सी लर्जिश महसूस होती है और जिंगसू यंग वान पर इल्जाम लगाता है कि उसने उन्हें जानबूझकर फेल होने भेजा। जैसे ही स्केलेटल सोल्जर्स के वेव आगे बढ़ते हैं, जिंगसू ऑर्डर देता है कि सारे कॉम्बैट ऑप्शंस अपर रैंक्स को दिए जाएं। माशिक तुरंत रिपोर्ट करता है कि लगभग 30 आर्चर्स और 2 मेज दिख रहे हैं, और जिंगसू स्नाइपर्स को लॉन्ग रेंज और शील्डर्स को फ्रंट लाइन होल्ड करने के लिए असाइन करता है। डरावनी लड़ाई तलवारों के टकराव के साथ शुरू होती है जब वो अनडेड आर्मी से भिड़ते हैं। जिंगसू उनकी स्ट्रेंथ देखकर हैरान होता है, सोचता है कि ऑरेंज गेट्स अलग बने होते हैं, लेकिन बी रैंक जैसे उसके लिए अभी भी मैनेजेबल हैं। तब उसकी नज़र 2 स्केलेटन मेजेस पर पड़ती है जो एडवांस्ड स्पेल्स कास्ट कर रहे होते हैं। जिंगसू तुरंत उनका ध्यान खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रीपी मेजेस अपना अटैक छोड़ देते हैं। फिर भी जिंगसू महंगा गियर होने के कारण मुश्किल से स्क्रैच के साथ बच जाता है। जैसे ही धुआं हटा है, फाइनल बॉस डलहान अपने घोड़े पर एक बैड एस एंट्री लेता है, जिंगसू को चौंका देता है। एक ही वार में वो जिंगसू को दीवार से टकरा देता है। हरी परेशान हो जाती है और उसका लैकी कहता है, अभी रिजर्व फोर्सेस को बुला लो मदद के लिए। जिंगसू देखता है कि डलहान के हाथ में बड़ी तलवार तेज हो रही है। सिचुएशन समझकर हरी मदद मांगती है किंग ऑफ लायन हार्ट से, वही आदमी जिसने एक बार ग्रेट डीमन को हरा दिया था। लियोन, जिसे किंग कहा जाता है, मानता है कि इतनी छोटी लड़ाई उसके लायक नहीं। वो हरी से कहता है, अपनी इज्जत खुद कमाओ, ये पैथेटिक है कि तुम मुझसे एक हड्डियों के ढेर को हराने की उम्मीद रखती हो या गॉडेस से हस्तक्षेप की। ये बात हरी को बुरा रखती है, और जैसे जैसे वक्त कम होता जा रहा होता है, हरी देख लेती है कि वो डलहान में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। बिना झिझक हरी अपनी तलवार मजबूती से पकड़ती है और बॉस को खत्म करने के लिए पूरी ताकत से हमला करती है। साथ ही वो अपनी टीम को ऑर्डर देती है कि जिंगसू और दूसरों को सपोर्ट करें। वो चार्ज करती है बॉस पर उछलकर एक डिसाइसिव स्ट्राइक लगाने के लिए, लेकिन डलहान आसानी से उसका अटैक रोक लेता है। हरी प्लान करती है कि चाहे कुछ भी हो, डलहान को भीड़ से अलग करना है।
एक पल में डलहान अपना सर फेंककर हरी की नजर रोक देता है, उसे चौंकाकर दीवार से टकरा देता है। खुशकिस्मती से हरी किसी तरह दुल्हन को जोर से अलग कर लेती है। उसके रास्ते से हट जाने के बाद हरी अपनी असली ताकत जगा लेती है, कहती है कि उसकी शक्ति संभालने के लिए बहुत ज्यादा है। वो बॉस को जलाकर राख कर देती है और फाइनल हिट के लिए तैयार होती है, पूरी यकीन के साथ कि ये उसे खत्म कर देगा। लेकिन दुल्हन अपनी तलवार के ब्लंट साइड से वो अटैक रोक देता है। ये हरी के लिए बुरी खबर थी, क्योंकि अब वो उस बड़ी तलवार के वार का शिकार होने वाली थी। उसी वक्त लियोन, जो दुल्हन की तलवारबाजी से क्लियरली इम्प्रेस था, एक हाथ से लड़ने के लिए ताली बजाता है। उसे यकीन होता है कि ये कोई नोबल नाइट रहा होगा और उसे सिर्फ एक अनडेड समझने पर माफी मांगता है। फिर लियोन एक प्रॉपर ड्यूल का चैलेंज देता है दो नाइट्स के बीच। उसकी ये बोल्ड बात सबको जम कर देती है और सबके हैरान रह जाने पर दुल्हन असल में चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। चैलेंज के बाद दुल्हन अपने घोड़े से उतरता है और लियोन उसे एक नाइट ऑफ ऑनर के तौर पर रिसीव करता है। लियोन समझ जाता है कि वो ड्यूल स्वॉर्ड स्टाइल ज्यादा पसंद करता है, इसलिए वो डिमांड करता है कि लड़ाई प्रॉपर दोनों तलवारों से हो, सिर्फ एक हाथ से नहीं। दुल्हन चुप रहता है, बिना जवाब दिए। लियोन आराम से अपनी तलवार निकालता है जब हरी आखिर में बताती है कि ये नाइट तब तक नहीं मरेगा जब तक उसका सर न काटा जाए। लियोन बिना फिक्र के कह देता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं, जिस पर हरी हैरान हो जाती है कि उसके पास क्या प्लान है बिना इस रूल के जीतने का। लियोन, एक प्रिंसिपल वाला आदमी, डिक्लेयर करता है कि यहाँ एक नाइट की इज्जत ही विनर का फैसला करेगी। जब वो फील्ड पर कदम रखता है, वो अपना तारुफ कराता है। मैं हूँ गॉडेस ऑफ लाइट और जस्टिस का पहला नाइट, आर्च ड्यूक ऑफ ड्रोनिया और लायन हार्ट का लायन हार्टेड किंग, और इस ड्यूल को ऑफिशियली सैंक्शन करता है। दुल्हन फॉर्मेलिटीज छोड़कर सीधा अटैक करता है। लियोन एक हाथ से ही उसका वार ऐसे रोकता है जैसे कुछ भी नहीं, जिससे दुल्हन का बैलेंस बिगड़ जाता है। एक सिंगल ब्लो में लियोन उसे दूर फेंक देता है। दुल्हन एक क्विक स्ट्राइक करता है पास से, लेकिन लियोन उसके हर स्टेप को पढ़ देता है और फौरन काउंटर करता है, सबको चौंका देता है। हरी हैरान रह जाती है और जिंगसू पूछता है क्या उसने देखा क्या हुआ। सिर्फ हरी ही लड़ाई का फ्लो समझ पाती है। लियोन ने सॉर्ड गार्ड को परफेक्ट टाइमिंग से एडजस्ट करके वेट शिफ्ट किया था और ब्लेड लगते ही एक परफेक्ट क्रॉस कट मारा था, ऐसा कट जो बहुत कम लोग करने की हिम्मत रखते हैं। बहुत अरसे बाद दुल्हन ने एक ट्रू नाइट के साथ प्रॉपर ड्यूल लड़ा था, और जबकि उसे लगता है कि शायद ये सब केओस से बचने का एक ट्रिक है, फिर भी वो लियोन के सीधे स्टैंस और एक तजुर्बाकार वॉरियर के लुक से इम्प्रेस हो जाता है। लियोन अगला हिट लेने के लिए तैयार होता है, लेकिन फिर से ब्लॉक करके दुल्हन को तीसरी बार पीछे धकेल देता है। वो शांत टोन में पूछता है कि क्या दुल्हन अब भी लड़ाई जारी रखना चाहता है। दुल्हन लियोन को एक नोबल नाइट के रूप में देखता है और अंदर से तय कर लेता है कि वो नेक्रोमैंसी इस्तेमाल नहीं करेगा किंग ऑफ नाइट्स के खिलाफ। उसके जहन में सिर्फ एक बात चलती है, इस आदमी से एक प्रॉपर नाइटली वे में लड़ना बिना किसी शॉर्टकट के। कहीं ना कहीं दुल्हन भूल गया था कि असल नाइट्स कैसे लड़ते थे, जैसे वो पहले इज्जत के साथ दुनिया में घूमता था। दूसरे या तीसरे नहीं, बल्कि 10वें वार तक दुल्हन की तलवार हवा में उड़ जाती है और लियोन शांत लहजे में उसके टेक्निक के प्रिसिजन को एक्नॉलेज करता है। वो पूछता है कि क्या दुल्हन अपनी पहली जिंदगी याद करता है, और दुल्हन खुशी से भर जाता है, महसूस करता है कि इस नाइट ने उसे उसके पुराने शान वाले दिन याद दिलाए हैं। बहुत सारी बेइज्जती और बेइज्जत जंगों के बाद इस तरह अपना कर्स्ड सफर खत्म करना उसे सही लगता है। लियोन मुस्कुराता है, खुश होता है कि गिर चुका नाइट फिर से अपनी इज्जत पा गया। जब दुल्हन घुटनों पे गिरता है, लियोन शांत होकर उसकी रूह के लिए दुआ करता है कि वो सुकून पाए या गॉडेस ऑफ लाइट उसे पैराडाइज तक गाइड करे। वो कहता है कि शायद वो फिर मिले देवताओं के बैंक्वेट हॉल में। जब दुल्हन धुंध में गायब होता है, उसका चेहरा इंसानी शक्ल में पूरी सुकून भरी मुस्कुराहट के साथ नजर आता है। गेट के बाहर जिंगसू हैरान होता है कि लियोन ने वाकई अपना वादा निभाया और ड्यूल के जरिए ही सब खत्म कर दिया। हरी समेत सब लोग लियोन के डिवाइन पावर से हिला दिए जाते हैं, जिसने अनडेड को इतने साफ तरीके से मिटा दिया।
हरी समझ जाती है कि लियोन चाहता तो एक ही ब्लो में सब खत्म कर देता, लेकिन वो समझाता है कि अगर उसने ऐसा किया होता तो दुल्हन एक नेक्रोमैंसर के तौर पर मरा होता। उसने उसे नाइट के तौर पे जाने दिया क्योंकि इज्जत अमल से आती है और अमल इरादे से पैदा होता है। इसके बाद लियोन अपना रिवॉर्ड लेने जाता है और सिर्फ दुल्हन की तलवार और क्लोक पाता है। जिंगसू लगभग बेहोश हो जाता है जब लियोन क्रिस्टल लूट को तोड़ देता है, लेकिन लियोन आराम से कह देता है कि वो सिर्फ एक केओस मशीन थी। हनीन गेट ऑफिशियली क्लियर हो जाता है। हरी का चेहरा हॉरर का मंजर होता है, गहरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स के साथ। ये लियोन का धरती पर चौथा दिन था। इतने दिनों में बहुत कुछ हो चुका था और हरी पूरी तरह थक चुकी थी। पहले टैक्स इशू आया जहां लियोन ने अपने लूट का एक सिक्का भी देने से इनकार कर दिया, मना स्टोन से भी नहीं। अपनी रॉयल स्टेटस का हवाला देते हुए उसे लगता था सिक्के गिनाना आम लोगों का काम है। इस बीच हरी को पता चलता है कि नए फॉलोअर्स की तादाद तेजी से बढ़ रही है लियोन के डिवाइन पावर के बाद। जब फॉलोअर्स उसे टाइथ के बारे में पूछते हैं तो लियोन आराम से डिक्लेयर करता है कि वो उनके हार्वेस्ट का 90% होगा। सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि उनके खर्च और टैक्सेस पहले ही आसमान छू रहे होते हैं। लेकिन लियोन बेपरवाह होता है, पूछता है कि जब वो सच्चे बिलीवर्स हैं तो भूख से क्यों डरें। वो वादा करता है कि उसका गिल्ड उनका खाना, वेलफेयर और सब लिविंग कॉस्ट संभालेगा। फिर हरी बॉम्ब गिराती है कि लियोन का ब्लेस्ड राइस अप्रेजल में बहुत हाई वैल्यू रखता है। 80 किलो का दाम है करीबन 1,500,000,000 वॉन। अचानक सब लोग हिसाब लगाते हैं और समझ जाते हैं कि 90% देने के बाद भी उनका फायदा है। इसी तरह उनका फेथ मजबूत हो जाता है। हरी जल्दी समझ जाती है कि लियोन का रहने का सिस्टम टोटल मेस है। वो पागल हो गया था जब उसके कमरे में एक भी आर्टवर्क नहीं था और फॉरेन डिमांड की लग्जूरियस बेड, सर्वेंट्स ऑन कॉल और 8 पीसेस हों जिन्हें वो हमेशा देखता रहें। हरी लगभग रोती हुई पूरी रात 2 बजे तक हर 5 स्टार होटल को कॉल करती रही, सिर्फ एक ठीक स्वीट रेंट करने के लिए। आखिर में उसने थक कर लियोन से विनती की कि बस सो जाए। आखिरकार उन्होंने एक डील की कि कम से कम एक पेंटिंग या सिरामिक पीस लटका दिया जाए। हरी उसके कमरे में जा रही थी नाश्ता सर्व करने के लिए, उसकी इजाजत के साथ। लियोन उसे कहता है कि वो भी खाए क्योंकि खाना स्किप करना मना है। हरी एक सैंडविच खाने के मूड में थी और एक पल के लिए उसे लगा कि शायद वो दोनों साथ खाना खाएंगे, लेकिन नहीं। लियोन ने फौरन मना कर दिया, याद दिलाते हुए कि राजा और आम लोग कभी एक साथ नहीं खाते, कहीं भी। बस उसकी उम्मीद वहीं खत्म हो गई। हरी समझाती है कि हंटर एसोसिएशन लियोन को रीसेटलमेंट एड के जरिए सपोर्ट करेगी और ये भी देखेगी कि वो आराम से रहे। लियोन को ये बात पसंद आई और उसे बोला कि वो ही संभाले। लूट के मामले में वो हरी पर भरोसा करता है, लेकिन केप रखने पर जिद करता है। जब वो वहां पहुंचते हैं, हरी एक ऐसी जगह चुनती है जो हंटर एसोसिएशन के पास है और जहां हेलीपैड भी है। अचानक एक अजनबी असिस्टेंट मैनेजर हान हरी को ग्रीट करता है, जबकि ये पूरा काम टॉप सीक्रेट था। वो आदमी अपना तारुफ कराता है, पाक जोंग चैन, डायरेक्टर ऑफ डू जोंग्स फूड ऑफ द फ्यूचर। हरी को झटका लगता है कि डू जोंग ग्रुप, जो मुल्क के टॉप 3 चायबोल्स में से एक है, उनका इंतजार कर रहा था। जोंग चैन फौरन लियोन को सर्वाइवर के नाम से पहचान लेता है और हरी के शक सच बन जाते हैं। वो कैजुअली हैंडशेक करने की कोशिश करता है, लेकिन लियोन उसे बेअदबी समझता है। हरी लियोन को उसके नए घर में ले जाती है, यकीन दिलाते हुए कि हंटर एसोसिएशन 1 साल तक किराया और बाकी सब कुछ कवर करेगी। लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता है, लियोन की आइडेंटिटी लीक कैसे हुई जब ये सब टॉप सीक्रेट था। सर्वाइवर इंटेल हमेशा चुपके हैंडल की जाती है। शुक्र है कि लियोन ने डायरेक्टर जोंग चैन को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, जो हरी के हक में गया। फिर भी वो समझ नहीं पा रही कि एक बिजनेसमैन लियोन में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। लियोन का कहना है कि ऐसे लोग सिर्फ फायदे की सोचते हैं, खासकर जब उनके पास होम प्लेन्स में राइस फील्ड हो। पता चलता है कि इंटेल टीम ने गलती कर दी थी। एक स्ट्रीमर ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और जब गवर्नमेंट ने उसे डिलीट करने को कहा, फार्मर मिस्टर पार्क ने वही पार्ट फिर से अपलोड कर दिया जहां लियोन ने अपना मिरेकल दिखाया था। इस दौरान जोंग चैन अपनी साइंटिस्ट टीम से पूछता है कि क्या राइस के असर सच में हैं। वो जानना चाहता है कि क्या ये इफेक्ट्स ह्यूमंस पर भी काम करते हैं।
उसका असिस्टेंट बताता है कि उन्होंने फील्ड ओनर से बात की और कहते हैं कि राइस खाने के बाद एक मरने वाला कुत्ता भी ठीक हो गया। सारी बीमारियां, छोटी बड़ी, क्रॉनिक या अक्यूट, सब ठीक हो गई और पूरा गांव हेल्दी हो गया। अभी तक ह्यूमन टेस्टिंग नहीं हुई, लेकिन रिजल्ट से साबित है कि राइस सच में काम करता है। जोंग चैन सब कुछ पा सकता था अगर वो वॉनबी सर्वाइवर लियोन ना होता। उसे यकीन नहीं होता कि उस एरोगेंट आदमी ने डू जोंग ग्रुप के डायरेक्टर को सिर्फ एक मर्चेंट कह दिया। उसका सेक्रेटरी कहता है कि राइस की पोटेंशियल हद से ज्यादा है, इसलिए उसे चाहे कुछ भी करना पड़े उन्हें ये हासिल करना ही होगा। चाहे लियोन उन पर नजर नीचे से डाले, योंग चैन पीछे हटने वाला नहीं है। उसका प्लान है कि वो लियोन से सामने मिलके उसे कल्चरल शॉक से नीचा दिखाए। जब लियांड्रिया अरोनिया अर्थ पर वापस आया था, उसके 3 बड़े मकसद थे। पहला, असली देवताओं पर विश्वास फैलाना। चाहे यहां बहुत सारे देवता और भक्त हैं, लेकिन धरती पर कोई भी असली डिवाइन प्रेजेंस नहीं है। लोगों के बीमार होने और जमीन के खराब होने से लियोन मानता है कि एक असली भगवान को आकर दुनिया को आशीर्वाद देना चाहिए, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब और लोग विश्वास करें। दूसरा, नाइट्स टेम्पलर बनाना, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसे वॉरियर्स नहीं हैं जो डिवाइन स्ट्रेंथ से लड़ते हों। होली ग्रेल के गार्डियन और लायन हार्टेड किंग के तौर पर लियोन अपने आप को एक डेमिगॉड समझता है और टेम्पलर्स को पवित्र योद्धा बनाना चाहता है, सेंट्स जो बुराई को डरा दें। आखिरी, डिवाइन पावर को दोबारा पाकर टेम्पलर्स को इतना शक्तिशाली बनाना कि वो धरती पर फैली अंधकार को मिटा दें। उसे पता है कि विश्वास फैलाकर और देवताओं के बीच संतुलन बनाकर ही ये पवित्र ऑर्डर तैयार हो सकता है। लियोन मानता है कि टेम्पलर्स बनाना इस दुनिया के लिए मुश्किल होगा, लेकिन उसे लगता है कि ये उसका फर्ज है। तभी हरी कहती है कि कोई उससे मिलना चाहता है और लियोन इज्जत से मानता है कि उन्होंने प्रॉपर स्टेप्स फॉलो किए हैं ऑडियंस के लिए। जोंग चैन आखिर मिलता है लियोन ड्रैगोनिया से, बहुत तमीज से, लेकिन दिल में तैयार है कुछ भी करने के लिए डील पकड़ने के लिए। इस बार वो एक महंगा गिफ्ट लाता है, सोचता है कि लियोन ने कभी ऐसा हाई एंड चीज नहीं देखा होगा। उसकी टीम एक चमकदार सिल्वर बॉक्स रखती है और जोंग चैन को पूरा यकीन होता है कि लियोन हैरान हो जाएगा और खुद मांग लेगा कि उसे मैनेज किया जाए। लेकिन लियोन बिना देखे ही गिफ्ट ले लेता है, ऐसे जैसे वो जोंग चैन पर एहसान कर रहा हो। जोंग चैन हैरान होकर पूछता है कि वो देख क्यों नहीं रहा, लेकिन लियोन कुछ नहीं समझाता और हरी को कहता है कि वो देखे। जैसे ही हरी बॉक्स को छूती है, वो अपने आप खुल जाता है और अंदर डू जोंग ग्रुप के फाइनेस्ट एलीट वेपन्स दिखते हैं। जोंग चैन लियोन को इनवाइट करता है कि वो अपनी पसंद का चुन ले और हरी फौरन पहचान जाती है कि ये टॉप टियर गियर है जो डू जोंग के मास्टर स्मिथ ने बनाया है। जोंग चैन फखर से कहता है कि ये उनके बेस्ट क्रिएशंस हैं और क्योंकि लियोन हंगर का जिम्मेदार है, ये काम आएंगे। हरी यकीन नहीं कर पाती कि जोंग चैन अपने प्राइज्ड यूनिक वेपन्स दे रहा है, ऐसी चीजें जो पैसा भी नहीं खरीद सकता। लेकिन असल झटका तब लगता है जब लियोन उन सबको बेकार कबाड़ कहकर रद्द कर देता है। इससे जोंग चैन अंदर तक हिल जाता है और हरी भी कुछ कह नहीं पाती। लियोन समझाता है कि एक तलवार का क्या फायदा जो स्टारलाइट में धूली नहीं और डिवाइन ब्लेसिंग से पवित्र नहीं बनी, और पूछता है कि क्या ये सिर्फ जानवरों को मारने के लिए बनाई गई हैं। जोंग चैन सोचने लगता है कि क्या ये पागल आदमी चाहता है कि वो तलवारों को धूप में रखकर उनके लिए प्रार्थना करे। लियोन उसे बेवफा कहता है, बोलता है कि उस जैसे लोग अपनी चमकदार बेकार चीजें हर जगह दिखाते रहते हैं। जोंग चैन सोचता है कि वो ट्राई कर सकता है, लेकिन अंदर से जानता है कि वो तलवारें सिर्फ मुर्गियां या बीफ काटने लायक हैं। उसी वक्त लियोन अपनी तलवार एक पोर्टल से निकालता है, जैसे कोई जादू दिखा रहा हो। तलवार पुरानी लगती है और जोंग चैन हंसने वाला होता है, सोचता है कि ये पागल अपनी पुरानी लोहे की छुरी को उसके प्राइज्ड वेपन से कंपेयर कर रहा है। फिर भी वो क्यूरियस है देखने के लिए कि ये सो कॉल्ड किंग की तलवार क्या कर सकती है। तभी लियोन हरी को कहता है कि वो जोंग चैन की एक तलवार टेस्ट करे। हरी हैरान होती है, लेकिन वो तलवार उठाती है जिसे वो 4 साल से एडमायर करती आई थी, पार्क गिंचियोल की फेमस स्वॉर्ड डॉन। जैसे ही वो उसे पकड़ती है, उसे महसूस होता है कि इसमें असली एनर्जी है जो 10 दिन तक हाई ग्रेड गेट के अंदर प्योर सनलाइट एब्जॉर्ब करती रही थी। रिस्पेक्ट से वो लियोन की तरफ देखती है, लेकिन वो कहता है कि परमिशन लेने की जरूरत नहीं, बस नए खिलौने से खेल लो।
तभी लियोन अपनी तलवार उठाता है और हरी को स्विंग मारने देता है। हरी अपनी पूरी ताकत लगा देती है और एक ही वार में डूजोंग ग्रुप की सो कॉल्ड टॉप टियर तलवार टूट जाती है। पूरा क्राउड शॉक में आ जाता है जब लियोन कहता है कि ये सब कुछ कचरा है, उसकी एक्सपेक्टेशन से भी बेकार। उस पल से जोंग चैन का जीने का टाइम सिर्फ 3 मिनट रह जाता है। वो हिल गया था क्योंकि उसने अभी अपनी सबसे मजबूत तलवार गंवा दी थी। बिना वक्त जाया किए जोंग चैन अपना असल इरादा बता देता है। मिरेकल राइस के पेटेंट राइट्स लेना चाहता है। वो कहता है कि वो इसके लिए पैसे देगा और फॉरेन नंबर बोलता है 180 बिलियन, लेकिन अंदर से जानता है कि कैंसर को ठीक करने वाला राइस इससे कई गुना ज्यादा कीमती है। फिर भी उसे लगता है कि ये पागल राइट पैसे की अहमियत नहीं जानता। जब लियोन पूछता है कि क्या वो डिवाइन राइस पैसे से खरीदना चाहता है, तो जोंग चैन समझता है कि उसने उसे मना लिया है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है डूजोंग ग्रुप को फुल कंट्रोल देने का। ये सुनते ही लियोन का सब्र टूट जाता है। वो पूरी तरह से लायन किंग बन जाता है, उस एरोगेंट मर्चेंट को चीरने के लिए जो डिवाइन ब्लेसिंग पे दाम लगा रहा था। लियोन का गुस्सा आसमान छू लेता है और जोंग चैन की पूरी टीम जम जाती है। जोंग चैन खुद पसीने में भीग जाता है, समझ जाता है कि मौत बिल्कुल पास है। लियोन डिक्लेयर करता है कि इस बेवकूफ ने अपने पाप खुद कन्फेस कर दिए। जोंग चैन घुटनों पर गिर जाता है, चिल्लाता है कि उसे समझ ही नहीं आया उसने क्या गलत किया। लियोन कहता है कि ये फसल एक पवित्र ब्लेसिंग है गॉडेस डेरा की, उन किसानों के लिए जिन्हें अपना खून पसीना जमीन पे बहाया। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो पैसों से खरीदी जा सकती, सिर्फ शुक्रिया और सच्चे विश्वास से मिलती है। लियोन पूछता है कि जब वो खुद गॉडेस पर विश्वास नहीं करता तो डिवाइन ब्लेसिंग क्यों चाहता है। जब जोंग चैन अपना सब प्राइड खो देता है, हरी बीच में आती है, कहती है कि चाहे वो गंदा इंसान है लेकिन एक इम्पॉर्टेंट शख्स भी है। लियोन को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो पूछता है कि क्या हरी ने उसका दिया हुआ काम पूरा कर लिया है। हरी कहती है कि एसोसिएशन ने कॉल कर ली है और सोचती है कि क्या वो भी टेस्ट लेगा ताकि सब आसान हो जाए। लियोन को यकीन नहीं होता कि ये लड़की एक राजा को टेस्ट देने कह रही है। जब पूछा जाता है कि वो क्यों आया है तो वो समझाता है कि वो असली वॉरियर्स रिक्रूट करने आया है। आगे अनअफिलिएटेड डी रैंक्ड दाउंग देखता है कि किम डोहान भी इस साल के टेस्ट के लिए आया है। डोहान कैजुअली पूछता है कि क्या डिसाउ सोचता है कि वो रैंक अप कर पाएगा, तो डिसाउ कहता है कि वो बस अपना बेस्ट देगा। डोहान सजेस्ट करता है कि वो टीम बना लें। डिसाउ उदास होता है, सोचता है कि सब लोग सी रैंक्ड डंजन्स तक पहुंच गए हैं जबकि वो 10 साल से डी रैंक्ड पे ही अटका है। फिर भी डोहान उसकी डेडिकेशन की तारीफ करता है, कहता है कि वो माइनिंग डिवीजन में नेचुरल एस बन सकता है। लेकिन डिसाओ अभी हार मानने को तैयार नहीं, क्योंकि डंजन के पैसे उसके फैमिली के कर्ज चुकाते हैं। तभी वो लियोन को देखते हैं जो एक यूरोपियन फैंटेसी के राजा जैसा लगता है या फिर बिल्कुल बेरोजगार। डोहान बात करने की कोशिश करता है लेकिन लियोन फौरन उसे रोक देता है, याद दिलाता है कि अपनी औकात में रहे। डोहान स्टन्ड रह जाता है और ऑकवर्डली कहता है कि शायद उसका कोरियन वीक है। जब लियोन उसके दोस्त दाईसोंग की तरफ देखता है तो उसे महसूस होता है कि उसके आसपास खड़ा रहना ही एक भारी डिवाइन प्रेशर झेलने जैसा है। दाउन को रूम 2 के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जबकि लियोन लो रैंकर्स और नए अवेकेंड लोगों से बिल्कुल इम्प्रेस्ड नहीं होता। उसका नंबर 77 बुलाया जाता है रूम 9 में। जैसे ही वो अंदर आता है, लियोन कहता है कि सब उसे योर मैजेस्टी बुलाएं। उसे स्कैनर पे हाथ रखने को कहा जाता है, लेकिन वो गुस्सा हो जाता है, कहता है कि किसी मशीन को एक नाइट का असेसमेंट करने का हक नहीं, ये सिर्फ दूसरे नाइट्स या देवता कर सकते हैं। स्टाफ परेशान हो जाता है, पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। लियोन समझाता है कि वो टैलेंटेड सोल्जर्स ढूंढने आया है, लेकिन ये बैच उसके लायक नहीं। उसे अगला स्टेज देखने में दिलचस्पी होती है, एक गेट टेस्ट। ये सुनकर वो एक्साइटेड होता है क्योंकि अब उसे असली वॉरियर्स देखने का मौका मिलेगा। दाईसोंग को याद आता है कि पिछले साल का टेस्ट कितना टफ था और ये टेस्ट उन गेट्स में होते हैं जो सील्ड नहीं होते। इस बार उसे अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देना है। जिन मी और ताहुन कैजुअल एक्ट कर रहे होते हैं, जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। उनके साथ एक 60 साल का बूढ़ा भी होता है जो पार्क में वॉक करने जैसे चिल कर रहा होता है। ज्यादातर लोग सी या डी रैंक के दिखते हैं। दाईसोंग उस फॉरेन लेबरर को भी पहचानता है जो लॉबी में था, बिल्कुल बिगिनर लगता है। इतने सारे न्यूबीज देखकर दाउंग सोचता है कि क्या ये रेट सही चलेगी भी या नहीं। टेस्ट शुरू होता है जब गुदा सुनुंग, एक डीलर, अपना इंट्रो देता है कि वो 10 साल से हंटर और वॉरियर है।
अगला है शिन ताहुन, जिसे इस साल अवेकनिंग मिली और वो शील्ड और स्पीयर यूज करता है। उसकी बहन शिन नियॉन डैगर्स और बो दोनों प्रैक्टिस करती है। दाउंग शॉक हो जाता है कि इन नए लोगों ने अभी तक अपने मेन वेपन्स भी फिक्स नहीं किए, जबकि कहते हैं कि 3 महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं। आखिरी में वो बूढ़ा ओ गैंग आता है जो अपने 5वें साल में है और गॉन्टलेट्स यूज करता है। वो रिसेंटली अपनी पुरानी जॉब छोड़ चुका है अवेकनिंग के बाद। इतने कम एक्सपीरियंस के साथ और ऐसे वेपन के साथ जो उसकी एज का फर्क भी कवर नहीं करता, ये एक वीक सेटअप लगता है। आखिर में दाउंग उस फॉरेन लेबरर से पूछता है कि क्या वो कोरियन बोल सकता है। लियोन सीधा कहता है कि वो लड़ने नहीं वाला और ड्रैगन्स को मारने वाली तलवार सिर्फ मुर्गियां काटने के लिए यूज नहीं करेगा। ये सुनकर दाइसोंग शॉक में आ जाता है, समझता है कि ये बंदा तो फ्लुएंट कोरियन बोलता है। टेस्ट में 50 कोबोल्ट्स शिकार करने हैं और मिशन के दौरान एक नल भी आ सकता है। जजेस कंफर्म करते हैं कि अगर चीजें ज्यादा रिस्की हो गईं तो वो इंटरफेयर करेंगे, वरना सबको अपना बेस्ट देना होगा। दाइसोंग पहले ही स्ट्रेस में है, खासकर इस बात से कि लियोन बिना वेपन्स के आया है। पहले नायोन ने उसे काइंडली अपना बो और एरोज ऑफर किए थे, लेकिन उस वॉनबी किंग ने उसे बड़ा इंसल्ट समझा। जब उसने कहा कि वो बाद में वापस कर सकता है, तब भी लियोन चिल्ला उठा कि लॉन्ग रेंज वेपन्स एक नाइट के ऑनर के खिलाफ हैं और ये डरपोक लोगों के लिए होते हैं। गुस्से में उसने वो बो पूरी ताकत से फेंका था। अब प्रेजेंट में दाइसोंग बिल्कुल नर्वस है। उसे लगता है ये टेस्ट डिजास्टर बनने वाला है, इसलिए वो एक स्पॉट सजेस्ट करता है जो कोबाल्ट हंटिंग के लिए परफेक्ट लगता है। ग्रुप बिना कंप्लेंट के उसी प्लान पर चल पड़ता है। ताहुन ये भी पॉइंट आउट करता है कि टेरेन के एज पर एक सेटलमेंट है जहां कई नल्स हो सकते हैं। दाइसोंग कहता है कि उनका ग्रुप ऐसे फाइट के लिए इक्विप्ड नहीं, क्योंकि छोटी टीम आसानी से बॉक्स हो सकती है। तो वो डिसाइड करता है कि वो कुछ केव हाइडआउट्स में जाएंगे और पत्तन और घास को जलाकर कोबोल्ट्स को धुएं से बाहर निकालेंगे। उसे लगता है ये इजी विन होगा। ताहुन उसकी एक्सपीरियंस की तारीफ करता है और दाइसोंग को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। यू से याद आता है उन सब गाइड्स और ट्रेनिंग का सपना जो उसने टॉप रैंक्ड गेट के लिए की थी, लेकिन असल में ये उसका पहला गेट है और उसे पता है कि इस बार परफॉर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि दांग से काम नहीं चलने वाला। अचानक दाइसोंग देखता है कि ताहुन कांप रहा है और 2 कोबोल्ट्स केव के एंट्रेंस पर क्रीप कर रहे हैं। वो फौरन कमांड देता है कि ताहुन शील्ड उठाए। एक क्लीन हिट के बाद ताहुन पंप्ड महसूस करता है, सोचता है कि ये डम मॉन्स्टर्स आसान हैं, लेकिन ज्यादा कॉन्फिडेंट होने के चक्कर में वो एक कोबोल्ट को नहीं देख पाता जो सीधा उसके चेहरे पे जंप करता है। वो बस कुछ सेकंड्स दूर है अपना चेहरा इन तेज दांतों से छुड़वाने से। दाइसोंग चिल्लाता है कि ये कोबोल्ट्स बहुत फास्ट और ट्रिकी हैं। उधर बूढ़ा और बाकी सब प्रोस की तरह हैंडल कर रहे होते हैं, एक के बाद एक कोबोल्ट गिरा देते हैं। ये देखकर दाइसोंग थोड़ा काम फील करता है। जब आखिरी कुछ भी क्लियर हो जाते हैं, दाइसोंग टीम को प्रेज करता है और दाइसोंग माफी मांगता है अपनी गलती के लिए। दाइसोंग उसे माफ कर देता है क्योंकि नायोन ने अकेली 2 कोबोल्ट्स मार दिए और किसी को चोट नहीं लगी। सब ओल्ड मैन की वजह से सेफ रहे। हालांकि शुरू में सब नर्वस थे, लेकिन आउटकम एक्सपेक्टेड से ज्यादा अच्छा आया। बस एक बंदा छोड़कर, वो फॉरेन गाय जिसे अपना रॉयल कॉम्प्लेक्स छोड़े बिना कुछ करना नहीं आता। दांग फाइनली उसे कॉल आउट करता है, पूछता है कि वो कुछ कर क्यों नहीं रहा। जज ऑकवर्डली कहता है कि वो नोट करेगा इस बात को रिकॉर्ड में, जिससे सब इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। जब वो केव पहुंचते हैं, दाउंग अपना प्लान फॉलो करता है और सबको फायर लगाने का ऑर्डर देता है ताकि शिकार शुरू हो। लेकिन लियोन उसे प्रोवोक करता है, पूछकर कि क्या यही बेस्ट प्लान है उसके पास। ये सुनकर सबको और भी अजीब लगता है, क्योंकि ये बंदा खुद कुछ कर नहीं रहा। दाउंग डिफेंड करता है अपनी स्ट्रैटेजी को, कहता है कि उसने ये ट्रिक 3 बार यूज की है और हर बार काम किया। लेकिन लियोन बिलीव नहीं करता, पूछता है कि वो इतने कम एक्सपीरियंस पे भरोसा क्यों कर रहा है। ये सुनकर दाउंग इतना गुस्सा हो जाता है कि उसके माथे की नर्व फूल जाती है और वो फायर स्पार्क कर देता है। ट्रैप सेट हो जाता है और दाइसोंग सबको वॉर्न करता है कि कोबोल्ट्स आ रहे हैं, सब पोजीशन में चले जाते हैं। जैसा ही एक्सपेक्ट था, कोबोल्ट्स जानवरों की तरह रश करते हैं और हंटर्स एक साथ अपने अटैक्स अनलीश करते हैं। दाइसोंग खुद को जीनियस महसूस करता है, सोचता है कि उसका प्लान फूल प्रूफ है।
उसे लगता है कि इन कोबॉल्ट्स और प्लेन्स में मिलने वाले कुछ नल्स को मारकर वो टेस्ट इजीली क्लियर कर लेंगे। लेकिन उसके खुश होने से पहले ही एक गहरी गुर्राहट सब कुछ हिला देती है। ये नल कैप्टन का रोर होता है, गेट का बॉस जो सी रैंक से कहीं ज्यादा पावरफुल है। मॉन्स्टर की आंखें दाउंग पर टिक जाती हैं और वो डर के मारे लगभग बेहोश होने वाला होता है। दाइसोंग का दिमाग शॉर्ट सर्किट कर जाता है जब वो बॉस को सामने देखता है और नायोन उसे रियलिटी में वापस लाती है। वो तुरंत कमांड्स देता है। ताहुन और खुद नल कैप्टन से लड़ेंगे, जबकि नायोन और ग्रैम्स केव के कोबॉल्ट्स को हैंडल करेंगे। दाइसोंग जानता है कि हर टीम को एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर चाहिए होता है और एक रोकी डी रैंक को बॉस के सामने भेजना सुसाइड जैसा है। लेकिन चॉइस नहीं है तो वो टाइफून पर थोड़ा भरोसा कर लेता है। बीस्ट के सामने खड़े होते ही ताहुन डर के मारे जम जाता है, पूरी तरह से कांप रहा होता है। दाइसोंग चिल्लाता है कि अपने होश में आ जा, लेकिन वो भी समझता है कि उनके सामने खड़ा क्रीचर एक नाइटमेयर है। दाउंग पैनिक में आ जाता है, सोचता है कि ताहुन तो अब शील्ड भी नहीं उठा पाएगा। तभी ताहुन लड़खड़ा कर गिर जाता है, लगता है कि अब वो कोबोल्ट का खाना बनने वाला है। उधर एक जज धीरे से पूछता है कि लियोन कब फाइनली मूव करेगा। दाइसोंग टाइम वेस्ट नहीं करता, वो शील्ड उठाता है और सीधा बॉस पर चार्ज करता है, चिल्लाता है कि ताहुन पीछे हट जाए। जैसे ही वो मॉन्स्टर ताहुन को कुचलने वाला होता है, दाउंग अपनी पूरी ताकत लगाकर उसका अटैक ब्लॉक करता है। शील्ड में इतना जोर लगता है कि पूरा झटका उसके जिस्म में गूंज उठता है और वो जानवर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अगला अटैक बहुत तेजी से आता है और दाउंग श्योर नहीं है कि वो दोबारा रोक पाएगा या यही उसका एंड होगा। उसे लगता है कि अगर ताहुन ने ऐसी गलती ना की होती तो उनके पास जीतने का मौका था। अब मौत बिल्कुल पास महसूस होती है। तभी अचानक लियोन वहां आ जाता है जैसे कोई अनवांटेड गेस्ट और नल कैप्टन की तलवार को 2 उंगलियों के बीच में पकड़ लेता है, जैसे वो कुछ भी ना हो। वो कैजुअली डेसोंग से कहता है कि दोबारा ट्राई कर, पहला मूव बुरा नहीं था। दाउंग शॉक में जम जाता है देखकर कि ये फॉरेन बंदा इतने पावरफुल बीस्ट को नंगी हाथ रोक रहा है। लियोन शांत अंदाज में कहता है कि शील्ड उठाओ और नल कैप्टन के साथ फिर से लड़ो। वो ये भी पूछता है कि अगर पहली बार तो संभाल गया था तो अब क्यों नहीं जीत सकता। डेसुंग बिल्कुल कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं पाता क्या हो रहा है। लियोन उसे फिर से चिल्लाकर कहता है कि उठ, कोबोल्ट के अटैक को ब्लॉक कर और वापस मार। डेसुंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो दोनों खतरे में हैं, लेकिन लियोन वैसे लोगों में से नहीं जो अपनी बात 2 बार कहें। वो ऐसे इंसान है जो कभी नहीं को जवाब नहीं मानता और उसे इग्नोर करना जब सबने उसकी ताकत देखी हो तो खुद के लिए मुश्किल बुलाना है। लियोन कहता है कि एक टेम्पलर का किसी बेसिक फुट सोल्जर को अपना ज्ञान देना बहुत रेयर है और डेसुंग सोचता है कि कितनी पीढ़ियों बाद ऐसा हुआ होगा। लेकिन एक बात वो पक्का जानता है, जिंदा रहना सबसे जरूरी है। अचानक एक कोबोल्ट लियोन पर गुर्राता है और वो सोचता है कि ये बेवकूफ जानवर तो मौत को बुलाने में लगा है। लियोन उस अगली क्रीचर को घूरता है और वो कांपने लगता है। फिर से फाइट शुरू होती है और दाउंग महसूस करता है कि वो क्रीचर इतना पावरफुल है कि उसका शील्ड खींच लेता है। लियोन चिल्लाता है कि दाउंग एक ऐसे ओपोनेंट पर शील्ड क्यों यूज कर रहा है जो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। वो कहता है कि सिर्फ डिफेंड करना बंद कर और ओपनिंग ढूंढ। वार्निंग देता है कि ये क्रीचर कोई बेवकूफ जानवर नहीं बल्कि एक ऐसा बीस्ट है जो लड़ते हुए सीखता है। जब तक डेसुंग समझ पाता, लियोन अचानक उसके घुटने में किक मार देता है और चिल्लाता है कि अपनी आंखें कभी एनिमी से ना हटा। ये मोमेंट दाउंग को रियलिटी में लाता है और उसे समझ आता है कि वो मौत के कितने करीब था। अगर वो पिछला हिट सीधा ले लेता तो खत्म हो जाता। लियोन उसे अपनी पोटेंशियल जगाने के लिए धक्का देता है जो डेसुंग को डरा देता है। उसने हमेशा अपने आप को एक फेल्ड डैंक माना है जिसमें ना स्किल है ना टैलेंट। वो इस पोटेंशियल वाली बात को नहीं मानता, उसके लिए ये सब हवा में बातें लगती हैं। लेकिन फिर भी अंदर कुछ बदलता है। उसे एक अजीब सी चमक महसूस होती है, जैसे वो सच में मॉन्स्टर का सामना कर सकता है। जब क्रीचर फिर से उस पर वार करता है, दाउंग पीछे नहीं हटता। वो सिर्फ एक पल के लिए बिलीव करता है कि वो ये कर सकता है और अपनी पूरी ताकत से ब्लो ब्लॉक करता है और ये काम कर जाता है। वो खुद हैरान है कि वो ऐसे रोक गया, लेकिन सेलिब्रेट करने का वक्त नहीं मिलता क्योंकि अगले ही सेकंड में कोबोल्ट उसके चेहरे पर मारकर उसे साइड में फेंक देता है।
लियोन थोड़ा सांस लेकर कहता है कि दाउंग अभी भी समझ नहीं पाया, वो अभी तक डी रैंक में अटका हुआ है इतने टाइम के बाद भी। फिर लियोन सच बोलता है कि उसे कभी यकीन नहीं था कि ऐसा बंदा बस एक रैंडम मर्सनरी हो सकता है। तभी वो आदमी जिसके सर पर हैट था अपना मास्क उतारता है। वो और कोई नहीं बल्कि कोरियन हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट ओ कांग्युक होता है। वो मानती है कि ये सब कुछ आखिर में थोड़ा बेकार लगता है। कांग्युक लियोन से पूछता है कि क्या उसे वहां वो मिला जिसे वो ढूंढ रहा था। लियोन कहता है कि कम से कम उसकी नजर एक पोटेंशियल सोल्जर कैंडिडेट पर गई है। कांग्युक थोड़ा अनईजी लगता है, सोचता है कि क्या लियोन अब ओवरसीज हंट करने जाने वाला है, खासकर उसके सी रैंक बॉस को ऐसे डिस्ट्रॉय करने के बाद जैसे कुछ था ही नहीं। लेकिन लियोन उसे करेक्ट करता है, कहता है कि वो क्रीचर तो एक टॉय कहने लायक भी नहीं था। फिर कांग्युक टॉपिक बदलता है और कहता है कि अगर लियोन अपना खुद का गिल्ड शुरू करना चाहता है तो वो उसका सपोर्ट करेगा। वो कहता है कि अगर लियोन कुछ नया बनाना चाहता है तो सबसे तेजी से फेमस होना ही एक रास्ता है, और आज के जमाने में फेम के शॉर्टकट्स बहुत कम हैं। तब कांग्युक एक रेड गेट का जिक्र करता है जो चांगजू में खुला था जब एक रेड बुरी तरह फेल हो गई थी। उस गेट को 1 साल से ज्यादा हो गया और वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। उसके अंदर जूल ऑफ विजडम छुपा है, लेकिन उसे पाने या डिस्ट्रॉय करने के लिए एक बॉस का सामना करना पड़ता है, रेड गेट का बॉस योग स्पिनर। चंगजू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गेट पर केपीपी गिल्ड की पहली टीम अपनी रेड स्टार्ट करती है। हंग और उसकी टीम एक मॉडर्न सिविलाइजेशन पहुंचते हैं जो अर्थ से कहीं ज्यादा एडवांस्ड लगती है। उनमें से एक लड़की कहती है कि ये जगह एक्चुअली काफी कूल लग रही है। फैंटेसी और मर्मर वर्ल्ड्स की बातों के बीच गिल्ड मास्टर हंग सोचता है कि फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड का होना भी इतना इम्पॉसिबल नहीं। एक उसका मेंबर कहता है कि यह पूरा सेटअप साइबर पंक जैसा लगता है। ये सोचकर हंग डिसाइड करता है कि उन्हें प्लान दोबारा रिव्यू करना चाहिए, सबसे पहले पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। होयोल कहता है कि टीम स्ट्रांग है और जरूरत पड़े तो कुछ स्ट्रांग एनिमीज को भी संभाल सकती है। एरिया स्कैन करने के बाद हंग एक नियर बाय बिल्डिंग दिखाता है जो सर्वेलेंस के लिए एक परफेक्ट हाई पॉइंट है, उसे बेस कैंप बनाना चाहिए। होयो कंफर्म करता है कि अभी तक कुछ सस्पिशियस डिटेक्ट नहीं हुआ। योग स्पिनर के बारे में हंग कहता है कि वो बॉस है, लेकिन अभी तक उसका कोई साइन नहीं मिला। ये सोचना मुश्किल है कि इतने बड़े शहर में ना कोई मॉन्स्टर है ना कोई इंसान। एक तरह से हंग कहता है कि ये ब्लेसिंग ही है कि उन्हें कोई ईवल आर्मी या रैंडम रेजिस्टेंस ग्रुप अटैक नहीं कर रहा। तभी हंग केपी क्रू को डांटता है कि उन्होंने जैगेट स्पिनर के बारे में इनफ इन्फो नहीं निकाली। वो ऑर्डर देता है कि सब अलर्ट रहें और एक्सपीडिशन टीम बनाई जाए जो एरिया स्काउट करे। लेकिन जैसे ही वो मूव करने लगते हैं, एक बीम अचानक कहीं से आती है और हंग का सर उड़ा देती है। होयोल शॉक में खड़ा रहता है, देखते हुए कि हांसू हंग सबसे ब्रूटल तरीके से मर गया। बाकी सब फ्रीज हो जाते हैं, अपने गिल्ड मास्टर का सर ग्लास की तरह टूटते हुए देखकर। ये स्नीक अटैक सबको कवर लेने पर मजबूर करता है ताकि वो भी एशेज न बन जाएं। अचानक फायर एरोज ऊपर से बरसने लगते हैं और जमीन झूलने लगती है। सब जान बचाकर भाग रहे होते हैं। होई समझता है कि अगर ए रैंक टैंकर हांसो हंग भी नहीं बच सका तो वो जिस चीज का सामना कर रहे हैं वो उनके लेवल से बहुत ऊपर है। ये जगह सीधा एक डेथ ट्रैप लगती है। एक लड़की 3 बजे के डायरेक्शन में मूवमेंट देखती है, लेकिन डस्ट और हवा के चलते कुछ क्लियरली दिखाई नहीं देता। होयान केपी का वाइस गिल्ड मास्टर फौरन कमांड देता है, सब रिट्रीट करें इससे पहले कि पूरा प्लेस कोलैप्स हो जाए। होयोल के बॉडी के बारे में हॉय कहता है कि वो लोग बाद में लौट कर आएंगे जब सब लोग दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि इस जगह के बारे में कुछ अजीब और गलत लग रहा है। हॉय हियरी को एग्जिट चेक करने को कहता है और वो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है, कहती है कि उसे कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा और सब सेफ लग रहा है। लेकिन अचानक वो जम जाती है, गला में अजीब सा खुजलाना महसूस करती है और सीधा एक इनविजिबल वेब में कूद जाती है जो रेजर थिन ब्लेड से बना होता है। हॉयल और दूसरे लोग हैरान और घबरा जाते हैं, देखते हुए कि हियरी उनके सामने ही टुकड़े टुकड़े हो जाती है। हॉय समझ भी नहीं पाता कि ये वायर्स कब लगाई गई थी। वक्त बर्बाद ना करते हुए वो अपनी टीम को चिल्लाता है कि सारी वायर्स काट दो और यहाँ से तुरंत निकल जाओ। हॉयल उन्हें कहता है कि अपने वेपन्स को माना से कोट करो ताकि काटना आसान हो। अंदर से वो पैनिक में है, सोचता हुआ कि क्या एक ही दुश्मन है या ज्यादा, और वो कब से इनका पीछा कर रहे थे। जब क्रू वायर्स क्लियर करने में लगता है, एक रोबोट उनके पास जूम करके आता है, लेंस इन पे सेट करता हुआ अटैक करने के लिए।
लिए रेडी। सिर्फ एक हिट में हॉयल की पूरी टीम खत्म हो जाती है। निम टूट जाता है, चीख कर कहता है कि दुश्मन सामने आए, गुस्से और बेचैनी से भरा हुआ। तब रोबोट उनके सामने गिरता है और सब कुछ समझ में आ जाता है। ये चीज यागेट स्पिनर है। रोबोट के अंदर से एक आवाज आती है, मजाक उड़ाता हुआ, कि अगर हॉय के पास ऐसी मशीन होती तो उसका एमो कभी खत्म नहीं होता और वो हमेशा लड़ सकता। हॉय गुस्से से पागल हो जाता है, बिल्कुल टूट जाता है इस बात से कि इस पागल ने सिर्फ एक पॉइंट प्रूफ करने के लिए उसकी पूरी टीम मार दी। उस वक्त जैगेट स्पिनर एक चमकदार रोप निकालता है और हॉय की तरफ मारने के इरादे से फेंकता है, कहता हुआ कि ये सब शहर की हिफाजत के लिए है। चंगजू गेट पर केपीपी हंटर्स की पहली रेड टीम में 58 मेंबर्स थे और एक भी जिंदा बाहर नहीं आया। गेट बॉस अब रेड लेवल पर चला गया है और सब कुछ फिलहाल होल्ड पर है। कुछ देर बाद दूसरी रेड टीम फैसला करती है कि वो शहर के अंदर कदम नहीं रखेगी ताकि जॉग स्पिनर से टकराव ना हो। इसके दरमियान तीसरी रेड टीम सिर्फ एक चीज पर ध्यान दे रही है, जूल ऑफ विजडम हासिल करना और जितने स्पॉइल्स मिल सकें लेना। व्हाइट हेड आदमी हिम्मत से डिक्लेयर करता है कि 60 बिलियन वॉन दूसरी टीम के गिल्ड को जाएंगे। सब कुछ डिसाइड करने के बाद वो चैंगजू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गेट में प्रवेश करते हैं। ये गेट एक्सिस कोरिया के टॉप 10 गिल्ड्स में से एक गोल्डन लायन को दिया गया है, जिसका नेतृत्व गिल्ड मास्टर हुआंग गुमचो एस रैंक और उसके साथ वाइस गिल्ड मास्टर हैंग योनहा ए रैंक और 47 और मेंबर्स हैं। उनके अलावा मैजिक टावर ने गिल ताइसुंग को भेजा है, जो एस रैंक के करीब है और उसके साथ 48 मॉर्सनरीज की एक स्क्वाड है। और पीछे नहीं रहने के लिए कोरियन हंटर एसोसिएशन से हनहारी ए रैंक भी वहां मौजूद है, अपने मैजेस्टी को बार्ली टी सर्व करती हुई, जो खुद भी इस मॉडर्न सिविलाइजेशन के बचे हुए सुने हुए इलाके में एक्शन भी शामिल हो रहा है। जंगजू गेट की 4th रेड टीम अपना बेस कैंप सेट करती है। लियोन हनहारी से चेक करता है कि उसे क्या परेशान कर रहा है। हारी मानती है कि उसे एक बुरा एहसास हो रहा है। उसे शक है कि सब कुछ यहाँ स्मूथली नहीं चलेगा, लेकिन अजीब बात यह है कि वो इस बात से भी परेशान है कि अगर सब कुछ ठीक से चला तो वो सोचती है कि बेस्ट केस सिनारियो ये होगा कि सब कुछ सही चले और लियोन को हाथ तक न उठाना पड़े, लेकिन इसका मतलब ये भी होगा कि उसका फेम पाने का मौका हाथ से निकल जाएगा। लियोन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो शांत से समझाता है कि अगर लायन हार्ट किंग को हाथ नहीं उठाना पड़ रहा तो इसका मतलब है कि हालात अभी इतनी खराब नहीं हैं। वो तोड़कर कहता है कि लीडरशिप कोई भी संभाल सकता है जब तक वो अपने घमंड को रास्ते में नहीं आने देता, लेकिन किंग ऑफ नाइट्स का मामला अलग है। ये बात हारी के दिलचस्पी जगाती है। फिर उसे समझ में आता है कि हर बार जब लियोन ने कदम बढ़ाया है वो तब हुआ है जब ऐसा अटैक आया जिसे कोई और रोक नहीं सका। लियोन साफ करता है कि किंग को आखिरी दीवार बनना पड़ता है, अंतिम रक्षा रेखा। अगर किंग ऑफ नाइट्स को फील्ड में उतरना पड़ता है, इसका मतलब है कि हालात बहुत बिगड़ चुकी है और बाकी सब लोग फेल हो चुके हैं। और टीम की हालत देखकर लियोन को लगता है कि उसे दोबारा फील्ड में उतरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन हारी को यकीन है कि इस रेड टीम में एस रैंक, हुआंग गुमचो और एक मेज के होने से शायद सच में एक चांस हो। लियोन उन्हें आम इंसानों से बहुत ज्यादा ताकतवर मानता है, लेकिन फिर भी सोचता है कि वो जंग को उस तरह नहीं समझते जैसे वो समझता है। सबसे ज्यादा उसे उनकी स्ट्रैटेजी पर शक है, खासकर इस बात पर कि वो शहर के बाहर के इलाके को सेफ मान रहे हैं। दुश्मनों से टकराने के बाद भी लियोन हैरान है कि ये लोग अपनी इंटेल पर इतना कॉन्फिडेंट कैसे हैं। उसके लिए ये समझना मुश्किल है कि ये रेड टीम्स मॉन्स्टर पैटर्न्स एनालाइज करने और उन पर रिएक्ट करने को एक स्मार्ट मूव समझते हैं। लियोन के नजदीक तो ये सब बकवास है। कोई भी असल जनरल कभी ऐसे प्लान पर भरोसा नहीं करता, खासकर जब सामने यागेट स्पिनर जैसा दुश्मन हो जिसे वो एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक चतुर और खतरनाक वॉरलॉर्ड मानता है। तभी अचानक एक धमाका होता है, सब लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं। एक लड़का यापी रोबोट से कहता है कि उसे अफसोस है कि सब कुछ ऐसे खत्म होना था, लेकिन वो एक आखिरी मदद मांगता है। यापी उस लड़के का अंतिम ऑर्डर एक्सेप्ट करता है, जो भी फॉरेन बीइंग्स शहर में घुस आएं उन्हें मिटा दो। इस मिशन को अपने अंदर बसाकर वो लड़के की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए निकल पड़ता है। अब यापी बिल्कुल कंट्रोल से बाहर एक पूरा रैम्पेज मोड में चला जाता है, सबको डरा देता है। जब उसका लेंस टारगेट्स पे लॉक होने जाता है, एक आदमी अचानक हथौड़ा घुमाकर छोटे रोबोट को एक साइड उड़ा देता है। उसके तुरंत बाद एक जबरदस्त धमाका होता है जो सबको हिलाकर रख देता है और सब लोग हैरान हैं कि कौन सा मॉन्स्टर था जिसने उनकी लाइफ फोर्स का 23% उड़ा दिया। यापी फिर
फिर से एक और अटैक के लिए तैयार होता है, लेकिन हैमर वाला आदमी उसे दोबारा जोर से मारता है, जिससे इंटरनल प्रेशर और बढ़ जाता है। गमसून अब उस मेटल कैन के पीछे जाने को तैयार है। उसके बाद गिल्ड मास्टर खुद कंट्रोल संभालता है और मशीन को खत्म करने के लिए आगे आता है, जिससे यापी बिल्कुल पागल हो जाता है। यापी पूरे फील्ड एरिया में तबाही मचा देता है। गिल्ड मास्टर तुरंत डिस्टॉर्शन फोर्स फील्ड एक्टिवेट करता है और सबको एक साथ जमा होने के लिए कहता है। फिर भी पूरी जगह अब भी एक पूरी तरह का अफरा तफरी का मैदान बनी रहती है।